बूथ से लेकर बयान तक पूरा चुनाव लड़ा मैनेजमेंट पर। अब पहले चरण के लिए वोटिंग कल, राजनीतिक दलों की बड़ी हलचल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 11 निकायों के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में मुकाबला काफी रोचक है। कई मायनों में इन चुनावों को खासा अहम माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने इन चुनाव में अपनी पूरी मैनेजमेंट स्किल का इस्तेमाल किया है। बात अगर बीजेपी की करें तो वो 3 अहम मुद्दों के साथ मैदान में दिखी। पहला, बीजेपी ने लोगों को ट्रिपल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। ट्रिपल इंजन यानी केंद्र, राज्य और निकाय तीनों में बीजेपी सरकार। दूसरा, बीजेपी ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार की असफलताओं को लोगों के सामने रखा। और तीसरे में बीजेपी ने प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश की। और अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि मतदान के दिन जनता उसके पक्ष में बटन दबाएगी। कत्ल की रात है आज की रात, और हमको सारी चीज़ें जो भी छल कपट होने वाले हैं इनको रोकने का काम हमको करना। शराब का वितरण और उस तरीके से छल करके वोट हासिल करने का प्रयास विरोधी दल करते हैं, तो उसकी चौकसी रखना। आज रात को एक प्रकार से जागरण होगा कार्यकर्ता का। सवेरे समय से निकलें और अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें, हमारे पोलिंग एजेंट पहुँचें, हमारे मतदाता समय पर निकलें। बीजेपी के साथ कांग्रेस का मैनेजमेंट भी निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने बूथ एक्सपर्ट तैनात किए हैं। बीजेपी की तरह वो भी कई मुद्दों को लेकर जनता के सामने गई, लेकिन उसमें 3 सबसे अहम मुद्दे रहे। पहले तो कमलनाथ ने 15 महीने में ही सत्ता गंवाने को मुद्दा बनाते हुए सहानुभूति लेने की कोशिश की। दूसरा मुद्दा, कांग्रेस ने बीजेपी की घोषणाओं को झूठा बताते हुए वोटर्स को लुभाना चाहा। तीसरा मुद्दा, कांग्रेस ने बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति को मुद्दा बनाया और इसके जरिए जनता को अपने पक्ष में लाने की जद्दोजहद की। हालांकि अब कांग्रेस अपने मैनेजमेंट के दम पर जीत का दावा कर रही है। जनता आज पूरी तरह से विश्वास करे हुए है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस के पास जनता का आशीर्वाद है। सिंगरौली में भी हम जीतेंगे और 2023 में भी कांग्रेस पार्टी ही रहेगी मैदान के अंदर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव कई मायने में अहम है। इस चुनाव में जहां करोड़पति उम्मीदवारों की चर्चा रही, तो खुद के खर्चे पर 5 फ्लाईओवर बनवाने वाले संजय शुक्ला का बयान भी सुर्खियों में रहा। इन सब के इतर बुलडोजर, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी छाए रहे। वहीं बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ रहे तो कांग्रेस के निशाने पर शिवराज। खैर, 6 जुलाई को जनता किसके पक्ष में वोट देगी, ये नतीजे के दिन साफ हो जाएगा। साथ ही किसका मैनेजमेंट कितना सटीक रहा, इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है इलेक्शन, मानसून और मैनेजमेंट। तो वो 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इलेक्शन में। इलेक्शन तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन मौसम भी इलेक्शन के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में अदा करता है। और यही वजह है कि मौसम के मिजाज पर, नब्ज़ पर उसकी हाथ रखने की कोशिश हर राजनीतिक दल जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं तो वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि उस समय मौसम का मिजाज कैसा होगा, किसान फ्री होगा कि नहीं होगा, गांव में क्या स्थितियां होंगी। और ये जो मौसम है ये मानसून के उमड़ने घुमड़ने का मौसम है, और अगर बारिश जम के होती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैक्टर तो होती ही है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदाता निकलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसमें हमने देखा है कि कोई भी चुनौती और कोई भी इस तरह का फैक्टर लोगों के उत्साह के आगे हारता ही है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो बुधवार को मतदान होना है नगरीय निकायों के लिए पहले चरण में, वहाँ जनता का उत्साह, मतदाताओं का उत्साह बढ़ चढ़कर हम देखेंगे। निश्चित तौर पर ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। 2 फैक्टर जो आपके सामने हैं कि पहला तो ये कि 2023 के लिए ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है, क्योंकि बूथ में क्या स्थिति है बीजेपी की, कांग्रेस की, कितने मन से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कौन कौन हैं जो 2023 के लिए बहुत ही रणनीतिकार साबित हो सकते हैं, किसने पूरी ताकत लगाई है चुनाव के लिए। ये सब इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों के प्रमुख रणनीतिकारों को समझ में आ जाएगा, और चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों ही पार्टियों को अपनी ताकत और अपनी खामी भी समझ में आएगी। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव से जुड़ा है वो फैक्टर ये जुड़ा है कि
तीसरी राजनीतिक शक्ति के लिए मध्य प्रदेश में इस बार न समाजवादी पार्टी है न बीएसपी है। इस बार एक पार्टी जो दिल्ली की सरहदें लांघ कर पंजाब तक पहुंची है, वो छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश को उम्मीद से देख रही है। सिंगरौली में दावा ये भी है कि बहुत वहाँ समर्थन मिला है, कितना मिला है ये नतीजे बताएंगे। लेकिन जिन लोगों ने मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा किया है, उन्होंने कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी या बीएसपी की जगह उन्होंने जगह जगह कई स्थानों पर आपकी प्रेजेंस को सिर्फ हल्का सा महसूस किया है। तो इस पर भी निगाह रखनी होगी कि क्या 2023 में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ने का साहस आप जुटा पाएगी, ये भी देखने वाली एक बात होगी। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरह पहला चरण गया है और दूसरा चरण जो 13 तारीख को संपन्न होगा उस पर भी एक रफली चर्चा हो जाएगी। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए और कैसी तैयारी और क्या क्या मसले रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नगरीय निकाय के लिए जो कमेटी है उसके मेंबर हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं। बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, युवा नेता और प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जय जी, एक टिप्पणी आपकी, कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव? दो बिंदुओं को हमने भी टटोलने की कोशिश की है। आप इस चुनाव के सिग्निफिकेंस को, इसकी महत्वता को किस तरह से देखते हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों को ये चुनाव उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों का भी भान कराने वाले साबित हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से शरद जी, जैसे बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी बच्चे के जो फाइनल एग्जाम है उसके पहले की तैयारी क्या है और कहाँ कमियां हैं। तो आगे आगामी हम विधानसभा या लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो ये उसके लिए प्री बोर्ड जाता है। और हालांकि हम एकदम आप ये कहें कि 100% इससे वो तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये छोटे चुनाव में बहुत सारी स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और छोटे चुनाव बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इसमें बागी भी ज्यादा होते हैं और 150 वोट में मामला इधर उधर हो सकता है। तो हम ये कहें कि जो ये होगा सेम रिपीट होगा वो तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा इससे संकेत जरूर पा सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि आप यहाँ पर आई है, तो आपके लिए ये लिटमस टेस्ट जैसा है कि वो एक तरह का यहाँ पे टेस्ट कर रही है कि यहाँ पे उसके लिए कितनी संभावनाएं हैं, क्या वो है। हालांकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी वो उसने आजमाया था, लेकिन उसको अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। और इस बार आप खासतौर पे, मैं आपकी बात तो दूसरे जगह पे है, ओवैसी पहली बार मध्य प्रदेश में आए हैं, खासतौर पे खंडवा, बुरहानपुर, और जहां पे मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो संकेत जो चुनाव को लेकर के हैं कि क्या वो मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये एक चौथा फैक्टर है। वो कितना प्रभावशाली होगा, क्या होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जितना आम आदमी पार्टी के लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो खास तौर पे जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे हम ओवैसी के प्रति जो रुझान है, खासतौर पे मुस्लिम युवाओं का, वो जबरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा ये एक अलग मुद्दा रहेगा। ये आपने वाकई, ये चीज़ मैं स्लिप कर गया था, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि वो भी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी ताकत को तौलने मध्य प्रदेश आए हैं। तो देखना होगा कि क्या सिर्फ वो वनडे वंडर ही होता है, उनका आना, भीड़ ही जुटती है, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में भी हमने देखा है कि अभी तक बहुत समर्थन उनके पक्ष में नहीं जुटा है और जो मतदाता है अल्पसंख्यक, वो पारंपरिक अपनी शैली में ही आगे बढ़ना पसंद करता रहा है। बरा अजय जी, आप क्या कहेंगे? किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं? पहला चरण है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी ठोक बजाकर आपने मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचने में सफल हुई है। आप देखें कि 11 नगर निगमों में जिनमें कल मतदान होने वाला है, सभी जगहों पे कमलनाथ जी के कार्यक्रम हुए, भारी जन समर्थन मिला और जनता के बीच में हम अपने मुद्दे लेके आए और भाजपा से हिसाब मांगा। और भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनावों में कहीं प्रदेश के मुद्दे, कहीं देश के मुद्दे, कहीं 3 इंजनों की सरकारों के मुद्दे, लेकिन नगरीय निकाय
चुनावों में 8 साल पुराने वादे और नगरीय निकायों में जो अव्यवस्था है उसकी बात करने से भागती हुई दिखाई दी। इससे जनता के बीच में कांग्रेस के पक्ष में एक पॉजिटिव मैसेज गया। भोपाल राजधानी में हमने अपना संकल्प पत्र रखा तो प्रॉपर्टी टैक्स आधे करेंगे, जल दरें कम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जल दर, प्रॉपर्टी टैक्स, कचरा कर सब कुछ बढ़ाया। तो ये चीज़ें जनता के सामने है। पिछले 2-3 दिन के अंदर जिस तरह की बारिश हो रही है उसने कलई खोल दी, कहीं कुछ दिखाने के लिए नहीं रह गया। भोपाल में 50 जगहों पर जल भराव, बस्तियों में पानी भर रहा, सीवेज ओवर हो रहे हैं। इंदौर में 2 इंच पानी में सड़कों में जाम लग गए। कौन सी पहले नंबर का शहर। सागर में आप देखिए 2-2 किलोमीटर के जाम लगे हैं। स्मार्ट सिटी में 5-5 फीट के गड्ढे। तो सबने देख लिया कि किस तरह की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी पॉजिटिव चुनाव लड़ी और सभी जगह हमने अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा और जनता को हम संकल्पित हैं। कमलनाथ जी का दृढ़ निश्चय है कि नगरों की स्थिति हम बदलेंगे। ये कोई सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में है और अधिकांश नगरीय निकाय हम जीतने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है इस नगरीय निकाय चुनाव में जो आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने सभी जगह बूथों पर एक्सपर्ट्स को भी तैनात किया है ताकि बूथ पे कोई गड़बड़ी हो, किसी तरह का कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे भाजपा का प्रपंच चल रहा हो, वो तत्काल हमारे पास आएगा। कमलनाथ जी स्वयं 13,000 बूथों पे एक्सपर्ट्स की टीम को मॉनिटर करेंगे और उसके ऊपर हम त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। 13,000 एक्सपर्ट हैं आपके 13,000 बूथों पे हमने एक्सपर्ट अपॉइंट किए हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी बूथों पे एक्सपर्ट्स के साथ भी मैदान में है और इनको मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। अब वो आप उसकी चिंता मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने जो तैयारी की है वो हम आपके सामने अपनी रणनीति नहीं खोल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चाल सफल नहीं होगी। ये पार्टी से ही हैं या पार्टी के बाहर से भी हैं? दूसरे तरीके से देखिए पार्टी के ही लोग हैं जिन्हें ट्रेंड किया गया है, एक्सपर्ट हैं जो सभी तरह की आईटी गतिविधियां, किस तरह से फर्जी वोटिंग या अन्य गतिविधियां चलाई जाती हैं, उनके एक्सपर्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करेंगे। चलिए, ये साहब एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और ब्रेकिंग न्यूज भी है कि 13,000 एक्सपर्ट्स के साथ कांग्रेस इन मतदान में उतर रही है और ये आईटी से जुड़ा एक्सपर्ट्स है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कोई भी जो हेड ऑफिस से कनेक्टेड है आईटी रिडन व्यवस्था के तहत, तो कोई भी ऐसी सूचना जिसको बहुत जरूरी और तत्काल पहुंचाना है प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस के, तो वो पहुंचाने के लिए ये कांग्रेस की एक नवीनतम तकनीक से जुड़ी व्यवस्था है, जैसा अजय जी ने हमें बताया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए, बूथ प्रबंधन तो पार्टी का विषय है शरद जी, तो वो तो आप जो चाहे कहें, ठीक है। मान लिया पहले चरण में कांग्रेस ने 13,000 बूथों पर एक एक्सपर्ट रखा है, इसका मतलब अभी से उन्हें एलिबाई तैयार करना शुरू कर दिया कि यहाँ क्या होने वाला और हमें बोलना क्या है। तो ये मैं इस एक्सरसाइज को कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देता। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज आपने विषय भी रखा है शरद जी, आने वाले, देखिए मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, 2 साल हमारी सरकार है। 2 साल बाद हमको जो आपका विषय भी है 2023 में विधानसभा में जाना है, तो हमें 2 साल जम के काम करना है, जिसमें हमें भी मालूम है कि सितंबर के बाद हम लोग आचार संहिताएं और सारे विषय आ जाते हैं तो उतने काम नहीं हो पाते हैं। तो हमारे पास मान के चलिए 10 महीने मान कर चलिए कि बहुत सॉलिड रहने वाले हैं, जिसमें हमको परफॉर्म करना है। क्योंकि जब हम जाएंगे चुनाव में तो साहब हम सरकार में रहकर जाएंगे नागड़ा साहब, तो स्वाभाविक है कि हमसे सवाल वैसे किए जाएंगे। तो हमें सड़कें बनानी है, ब्रिजेस बनाना है, सारे काम करने हैं। वहीं इसके ठीक उलट, चाहे कांग्रेस कितनी बातचीत कर ले, लेकिन भाई आपके पास 15 महीने वो थे जब नगर सरकारें भी ख़त्म हो गई थी शरद जी, आपको भी ध्यान होगा, और सारा प्रशासन को आपने बिठा दिया था मेयरों की कुर्सी के ऊपर। तो स्वाभाविक है कि उस समय आप प्रॉपर्टी टैक्स आधा कर सकते, तब तो कोविड भी नहीं था, कोई खर्चा भी नहीं था। तो अब दर्शक तय कर ले कि उस 15 महीने में कमलनाथ जी ने जब एक भी जगह आधा छोड़ो 10% भी प्रॉपर्टी टैक्स कम नहीं किया, तो ये केवल चुनावी जुमला है या इस पर होगा, इसकी संभावना कितनी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, कि जब पूरी सत्ता उनके हाथ में थी 15 महीने, तो उन्होंने 1 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स में कोई कंसेशन नहीं दिया। दूसरी बात, जब 15 महीने इनके पास पूरी नगर सरकार थी शरद जी, तो कहीं पर भी इन्होंने नए फ्लाईओवर्स बनाए हों,
कहीं पर भी इन्होंने नए रेलवे स्टेशंस बनाए हो, बस स्टैंड बनाए हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। वहीं इसके ठीक उलट मैंने हमेशा इस बात को रखा है कि हमने नगरों को न केवल स्वच्छता के क्रम में हम प्रथम लेकर आए, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर निगमों के अंतर्गत क्रिएट हुई। उसी में जैसे इंदौर में मैं बार बार बोलता हूँ MR10, MR11 या बाकी चीज़ें बनी। भोपाल में आप आकर देखेंगे, रीवा को आप इंडस्ट्रियल हब के रूप में बढ़ता हुआ देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इन बातों को रखा। और हाँ, नागड़ा साहब का एक विषय था खंडवा को लेके, चूँकि वो खंडवा से हैं, कि खंडवा में 2 थर्मल पावर प्लांट है शरद जी। तो मुझे खुशी है आज नागड़ा साहब आपको बताते हुए कि जो आपका प्रस्ताव था कि थर्मल पावर प्लांट के जो इफ्लुएंट है, जो स्पेशली जो ऐश है, उस पर आधारित किस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हो सकती हैं, इसको लेकर अभी हमारी मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है। तो आगे 10 महीनों के प्लान में हमने उसको शामिल किया है। ये केवल एक सूचना चूँकि मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि हमारी सरकार है, नागड़ा साहब फिर बैठेंगे हमारे साथ तो हमसे पूछेंगे। तो हाँ, ये बात सच है शरद जी कि हमको काम करना है। कांग्रेस को केवल धरना प्रदर्शन आंदोलन कर दें क्योंकि सरकार है नहीं उनकी, तो स्वाभाविक है ये 2 अंतर क्लियर कट है। जहाँ है तो वहाँ आप रहने नहीं देते। नहीं, वो तो सर इन लोगों ये खुद ही टूट जाते हैं सर, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा निवेदन बस यही है कि दर्शकों को बहुत अच्छे से पता है कि चूंकि काम इन लोगों को करना है, तो स्वाभाविक है कि काम करने की अपेक्षा सरकार ही हमारी है ना, यहाँ भी हमारी है, केंद्र में भी हमारी है। जैसे मैंने पिछली बार एक उदाहरण दिया था आपको कि 18 लाख परिवारों को नल जल से जोड़ने का काम प्रति माह हो रहा है। तो ये नगरों में ही तो हो रहा है ना। तो ये इसकी इकाई नगरीय निकाय हैं जिनके मार्फत ये नीचे उतरता है। प्रधानमंत्री आवासों को आप बनता हुआ देखते हैं, 8 लाख करीब हम चाबियां दे चुके हैं शरद जी। और आपको ध्यान हो, फिर मैं याद दिलाऊंगा, 15 महीने में इसकी जो मैचिंग किस्त होती है मध्य प्रदेश की, वो कमलनाथ जी ने दी ही नहीं थी। चलिए, तो इसलिए उस समय ये योजना डिफॉल्टर योजना में चली गई थी, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना। तो देखिए, जनता इन दोनों के अंतर को जानती है। तो मुझे लगता है आने वाले 2 साल शिवराज जी के साथ कदम ताल करते हुए जनता चलना चाहेगी और अपने नगर के विकास को प्राथमिकता देगी। बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कह शरद जी, बस मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि नगर सरकार में कांग्रेस के पास 15 महीने थे, ये बिल्कुल गलत है। फरवरी 2020 तक सभी नगर निगम नगर पालिकाओं का कार्यकाल था और मार्च 2020 में हमारी सरकार चली गई। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम करता है, ये गलत आप जानकारी दे रहे हैं। कोई भी एक्ट बता दीजिए, सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती है। और नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती, नगर निगम का एक अधिकार है, बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए, चलिए, अब आपने वादा किया है, अब आपने वादा किया है। दूसरी बात मैं एक और चीज जो कर सकते थे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। देखिए, लीगल पॉइंट तो ये होता ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए अजय जी, क्या इसमें क्या जिद है। मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि इस भारत के संविधान में जो स्थानीय सरकार होती है निकाय की, वो विधायिका को असिस्ट करती है, वो सुप्रीम पावर नहीं होती। आप कैबिनेट से निर्णय कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। नगर निगम के पास एक अधिकार होता है, सरकार से नगर निगम के बाद। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हमारी सरकार कर सकती थी, वो हमने किया। भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट हमने चालू करवाए। भोपाल इंदौर का मास्टर प्लान कंप्लीट हो गए थे। अरे साहब, भोपाल में पिलर चालू हो गए थे कमलनाथ सरकार में। ये झूठ नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, भोपाल इंदौर की जनता जानती है। 15 साल से कागजों में मेट्रो चल रही थी, मतदान है ही, कमलनाथ जी लाए, मतदान है ही, जनता अपना अभिमत व्यक्त करेगी। जय जी, मुझे ये समझाइए कि ये सारी नगर निगम जो हैं बीजेपी के पास रही हैं और बड़ा ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। मतलब ये 16 का आंकड़ा कभी 14 हुआ है, कभी 13 हुआ है, बहुत नीचे गया है तो जहाँ तक मुझे याद है 12 हुआ है। इस बार क्या स्थिति होगी ये तो नतीजे हमें बताएंगे, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? ये सही है कि बीते 2-3 साल बड़े चुनौतियों के साल मध्य प्रदेश के लिए भी देश और दुनिया की तरह रहे हैं और राजनीतिक उथल पुथल के भी रहे हैं। कोविड का 2 साल, आर्थिक मंदी, खजाने खाली, और उसके बाद फिर राजनीतिक तौर पर भी कुछ चुनौतियां मध्य प्रदेश के लिए रहीं। ऐसी सरकार आई जो बहुत कम संख्या बल से प्रतिद्वंदी बीजेपी से आगे थी, फिर खींचतान हुई, सरकार गिरती है, और ये तमाम चुनौतियों के बीच में तो जनता का मानस आप कैसे देखते हैं? क्या उसका मानस होगा स्थायित्व का? क्या उसका मानस होगा कि अब ऐसे लोग संभालें ये जिम्मेदारी जो डटकर काम करें
और बीजेपी इसीलिए ट्रिपल इंजन का नारा भी लेकर आती है। और कांग्रेस के पास मसले यही हैं, जैसा अजय जी ने गिनाने की कोशिश की कि मानसून है, आप देख लीजिए स्थिति, वाटर लॉगिंग है, फिर आप ही की सरकारें हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नगर निगम में भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन फिर भी जनता का मानस आप किस तरह देखते हैं? जी शरद जी, एक बात मुझे जो लगती है स्थानीय निकायों के चुनाव और दूसरे चुनाव में जो फर्क दिखता है, यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत यह है कि जिसको आप चुनते हैं और जब वो अपना कार्यकाल पूरा करता है तब आप उसको मार्क्स देना चाहिए कि इस मेयर ने क्या काम किया। जो हमारे विधायक हैं वो दोबारा चुनाव में आते हैं, वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं कि मैंने ये किया। सांसद ये आते हैं, यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप जनता को पूरी कॉपी पे नंबर देने होते हैं और उसके बाद वो जो महापौर है वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा अगली बार वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत यह है कि आप विधायक ने यदि अच्छा काम किया, जनता उसको दोबारा चुन लेती है। सांसद ने अच्छा काम किया, अब यहाँ पे एग्जाम तो आप नंबर किसी और को दे रहे हैं और आप सामने आपके प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो महापौर या अध्यक्ष या नगरपालिका अध्यक्ष चुने जाते हैं, जनता को उनके कार्य की समीक्षा का तो मौका ही नहीं मिलता और आप नया चेहरा सामने आ जाता है, उनने कहा था वो पुराना। और हर जगह स्थिति यही है कि यदि क्या वो पुराने आप महापौर ये भी तथ्य रख रहे हैं, ना कहते हुए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत हद तक व्यक्तिपरक है? क्या पार्टी तो वही है, पार्टी का जो नया प्रत्याशी है आखिर आप उससे हिसाब तो लेंगे ही, आप भले ही उसका चेहरा बदल गया, लेकिन क्या लोगों के मानस में आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिपरक छवि बड़ी स्थापित रहती है? निश्चित रूप से आप जब आपको मैं ये दावे से कहता हूं कि जहां भी नगर निगम के जो महापौर या अध्यक्ष हैं, यदि पार्टी उनको चेहरा बनाएगी तो उसके नंबर कम होंगे, चाहे वो कांग्रेस की हो, क्योंकि हर जगह वो जो जिम्मेदारी के साथ में जो भाव है, क्योंकि उसे भी ये लग रहा है कि अगली बार तो मुझे ये रिजर्व हो जाना है मुझे। तो जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, जो 2 बार 3 बार लगातार अध्यक्ष चुने जाते थे या महापौर चुने जाते थे, ये व्यवस्था कहीं न कहीं आरक्षण की वजह से और इसमें दिक्कतें हैं। मुझे लगता है खासतौर पे महापौर के पद पे ये गंभीरता से, क्योंकि पूरे शहर के विकास का दारोमदार महापौर पर है। आप पार्षदों को कर लीजिए, वहां पे आरक्षण कर लीजिए, लेकिन ये आरक्षण से शहरों के साथ बड़ा अन्याय होता है। और मैं माना कि प्रदेश सरकार की वो होती है, लेकिन स्थानीय तौर मैं पर तो सहमत आप ही हूँ उसको आपसे, check कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी। कह रहे हैं आप। मैं सहमत हूँ कि ये मौका एक कोई बहुत विजनरी अगर व्यक्ति है और युवा अवस्था में उसको ये अवसर मिलता है, जैसे 2 युवा हमारे साथ हैं, इन दोनों को भी जी, शुभकामनाएं हैं, तो इनको एक टर्म क्यों और नहीं मिलना चाहिए? हम 5-5, 6-6 ठीक बात टर्म की बात नहीं करते। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये एक अलग विषय होगा, कभी बात करेंगे। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन बीजेपी, तमाम विकास की बात आपने बार बार गिनाया है, प्रधानमंत्री आवास, सड़कें बहुत अच्छी, तमाम चुनौतियां भी हैं, निश्चित तौर पर चुनौतियां रहती ही हैं और हैं भी चुनौतियां, क्योंकि नगरीय निकायों का खजाना और उनकी माली हालत हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, मध्य प्रदेश ही नहीं देश में भी। बहुत चुनिंदा देश के नगरीय निकाय ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। लेकिन आपकी ताकत क्या, अगर मैं फिर एक बार इस सवाल के साथ कंक्लूड करूं, बहुत कम वक्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक ही ताकत है, वो है काम। और देखिए, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी मतलब लोग कल्पना करते हैं कि अतिक्रमण मुक्त शहर होगा, चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, चौराहे ठीक हो जाएंगे, एक तुष्टीकरण के नाम पे जो राजनीति होती है वो नहीं होगी, एक जो मार्केट में वसूली होती है जिस पे पुरानी फिल्में बनती थी वो तो लगभग पिछले 15-17 साल में शिवराज जी ने ख़त्म ही कर दिया है। तो ये एक सिविक एटमॉस्फेयर शहर में मिलेगा, स्वच्छता की जैसे प्रतिस्पर्धा है। फिर मैं आपको बताऊँ, जैसे हमने नया लक्ष्य लिया, हम 21 फ्लाईओवर बनाएंगे सरदास नगर निगम में, तो हमने ये लक्ष्य लिया और इसको हम करेंगे। अच्छा, लोगों को लगता है शहर में फ्लाईओवर शिवराज जी ने बनाए हैं तो लोग शिवराज सरकार को चुनेंगे। और मैं तो और खुलकर एक बात कहना चाहता हूं शरद जी, बिल्कुल बहुत खुलकर कहना चाहता हूं कि आप सरकार को चुनिए,
क्योंकि देखिए 2 साल विपक्ष को चुनकर क्या लाभ है, आप बताइए। ये लोग बोलेंगे साहब हमको पैसा नहीं देते, हमारा ऐसा हो जाता है, अल्टीमेटली काम नहीं होना है। तो आपके सामने 2 हैं। हर बार क्या होता है कि साहब सरकार बनने के बाद चुनाव होते हैं, इस बार पहले हो रहे हैं। 2 साल आपके सामने, 10 महीने नागड़ा जी से बोलूँगा हमारी कॉपी में आपको वो फ्लाईओवर दिखाई दें तो साहब हमको पुनः अवसर देना, जैसा हमेशा देते हैं। हम तो खुलकर कह रहे हैं इस बात को। तो इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में यदि चुनाव होते बिना एक दूसरे को गाली दिए तो क्या दिक्कत है? आप ये मानते हैं कि ये नारा भी स्वस्थ है कि विपक्ष क्या कर लेगा, उसके बाद पैसे और ये सब में गाड़ी उलझ जाएगी, तो आप हमारी तरफ ही आइए। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। देखिए जब नाराज नहीं हो, यदि आप कल्पना करिए उनकी सरकार होती तो साहब ये मैं नहीं कह पाता ना, क्योंकि अल्टीमेटली बजट तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आता है। अजय जी, देखिए शरद जी, भारतीय जनता ताकत पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की। बिल्कुल देखिए, भाजपा का खुद का प्रचार उनकी पोल खोलता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उम्मीदवार मत देखिए, मुझे देखिए। आपकी ताकत क्या है सर? देखिए उस पे बात कर लीजिए। उनकी आलोचना तो चलेगी ही, उनकी आलोचना ही उनकी कलई खोल देती है। हमारी ताकत तो हमने संकल्प पत्र रखा है। जिनकी 15 साल से नगरों में सरकार है, वो अपनी उपलब्धियों के नाम पर नहीं, ट्रिपल इंजन, राज्य सरकार से पैसा रोक लेंगे, उम्मीदवार कमजोर है मुझे देखिए। तो आपकी कमजोरी तो आपकी कलई खोलती है। देखिए हमारी ताकत तो हमने अपना वचन पत्र रखा है सामने, जनता देख रही है। प्रॉपर्टी टैक्स हम कम करेंगे, जल दरें हम कम करेंगे, मेट्रो हमने चालू करी है, मास्टर प्लान के लिए हमने काम किया था, आपने कुछ नहीं किया। आप आज भी जुमले दे रहे हैं 21 फ्लाईओवर बनाएंगे भोपाल में। जो सवाल उन्होंने खड़ा किया अजय जी, ये सवाल बताइए, इसका जवाब आपके पास क्या है कि आप पैसा कहां से लाएंगे? मान लीजिए कि ये अटकता है मसला डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार में, तो आप कहां से लाएंगे ये चीजें? लड़ेंगे सड़कों पर उतरकर, संघर्ष करेंगे? पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिस्टम बना हुआ है, नगरीय निकायों को जो बजट होता है वो सरकार को देना ही होता है। ये तो एक अन्यायपूर्ण बात कर रहे हैं कि देने वाला बजट भी हम रोक लेंगे। तो क्या आपकी ये मंशा है? क्योंकि जो देना है वो तो मिलना ही है, तो उसमें चाहे वो निगम कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, आप कैसे रोक सकते हैं? एक सवाल आप ये केवल जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। क्लियर करते हैं दोनों। आज देखो बहुत अच्छी डिबेट हुई है। आपने शरद जी ने बताया कि 12 नगर निगम तक हम लोग आ गए थे, इसका मतलब आपके पास 3-4 नगर निगम रही हैं। एक जगह आप नागड़ा जी को और शरद जी को साक्षी मान के बताइए कि आपने कहीं पर 1 रुपया भी प्रॉपर्टी टैक्स में कम किया हो। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी जब भोपाल में भी रही है नगर निगम, तब भी हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाए थे। और आपकी नगर निगमों में देखिए, आप हिसाब नहीं देंगे 12 नगर निगमों का, और आप चाहते हैं कांग्रेस से 1 नगर निगम का। ट्रिपल इंजन की सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स क्यों बढ़ाए? अभी तो ट्रिपल इंजन की जय जी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। राजस्व बढ़ाएंगे भोपाल में और सभी नगर निगमों में। वाइंड अप करूंगा मैं, इसके साथ वाइंड अप कलई खुल गई है, भाजपा की कलई खुल गई है। हितेश जी मैं अजय जी ने जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं 2 उदाहरण बताऊंगा। खंडवा की यदि हम राजनीति में देखें, खंडवा नगर निगम की यदि इतिहास देखें, यहाँ पे सबसे सफल महापौर भाजपा के ताराचंद जी अग्रवाल थे। उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। इंदौर के सबसे सफल मेयर कैलाश विजयवर्गीय रहे हैं, तब भी दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार थी। मुझे लगता है कि स्थानीय नेतृत्व यदि मजबूत है तो चाहे कोई सरकार हो वो पैसा लाके काम कर सकता है। हम दिक्कत यह है कि स्थानीय चेहरे को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम पीछे से केंद्र की सरकार डबल इंजन। अरे भाई यहाँ बिल्कुल देखिए, और बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इसमें जय जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सौहार्द की राजनीति का चेहरा भी मजबूत करना दोनों ही पार्टियों का काम है। और खासतौर से अगर अपोजिशन का किरदार है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा बीजेपी के शासन में भी बात उठती है, चाहे शिवराज जी हों या इसके पहले बाबूलाल गौर साहब हों स्वर्गीय, वो भी दिल्ली से मदद लाते रहे हैं। और कैलाश जी दिग्विजय सिंह जी से और अग्रवाल साहब भी कांग्रेस की सरकार से लाते रहे हैं। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को भारी मदद करी है जब वो केंद्र मंत्री। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद जय नागड़ा जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, महंत, टिकट और टेंशन। नमस्कार।